आज हम लोग पढ़ेंगे जैसे चैप्टर पे आने से पहले जो हम लोग चैप्टर शुरुआत होती है जमींदार से। चैप्टर की शुरुआत होती है जमींदार की जो लैंड है उसको ऑक्शन करने से। ठीक है, चैप्टर की शुरुआत वहीं से ही होती है कि ऑक्शन में फिक्टिशियस फिक्टिशियस का मतलब होता है फ्रॉड, जाली, झूठा, है ना, आइडेंटिटी छुपाने वाला, नाम किसी और का, काम किसी और का। तो वो सेल हो रही है लैंड की, जमींदार की जमीन कोई और आके खरीद ले रहा है। चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है। लेकिन उस पे आने से पहले हम पहले इकोनॉमिक पॉलिसी जान लेते हैं ब्रिटिश की, और फिर जमींदार और परमानेंट सेटलमेंट को समझ लेते हैं। उसके बाद हम जमींदार को समझ लेते हैं, उसके बाद हम सीधे चैप्टर पे आएंगे। तो आज हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसी और सेटलमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान दो, सुनो 10 मिनट आराम से ध्यान से। जब शुरू शुरू में ब्रिटेन आया, 1607 में आया, हमने देखा था सूरत में उसने सबसे पहली फैक्ट्री सेटअप की 1613 में। 1600 में एलिजाबेथ क्वीन ब्रिटेन की वो चार्टर जारी करती हैं, चार्टर इशू करती हैं। उस चार्टर से ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन होती है इन द ईयर 1600। 1600 के बाद वो ट्रेड करने के लिए बाहर निकलते हैं। 1607 में वो जहांगीर के कोर्ट में आते हैं। पहली बार रिफ्यूज हो जाता है, बाद में जाके फाइनली उनको परमिशन मिलती है 1613 1614 के आसपास। उनकी जो पहली फैक्ट्री लगती है वो सूरत में लगती है, उसके बाद मसूलीपट्टनम में लगती है। फिर धीरे धीरे करके अहमदाबाद, भरूच, आगरा, इन सब रीजन्स में भी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लेते हैं। भरूच गुजरात में, है ना, और अहमदाबाद और आगरा, इन सब जगह पर मसूलीपट्टनम या मसूलीपाटम भी कई जगह पर उसको लिखा गया है, बोला जाता है। इन सब जगह पे अपनी फैक्ट्रीज वो लगा लेते हैं। तो जब तक प्लासी का बैटल नहीं हो गया था, हमने पिछली बार प्लासी का बैटल भी देखा जिसमें सिराजुद्दौला को हरा देते हैं। क्यों? क्योंकि मीर जाफर बिट्रे कर देता है, गद्दारी कर देता है, और मीर जाफर खुद नवाब बन के बंगाल का जा करके अंग्रेजों का साथ दे देता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दे देता है। उसके बाद सिराजुद्दौला हार जाते हैं बैटल में और बंगाल कैप्चर हो जाता है। फिर अवध और मुगल एम्पायर को भी हरा देता है ईस्ट इंडिया कंपनी। शाह आलम सेकंड जो कि मुगल एम्परर थे, उनके साथ अवध के नवाब सुजाउद्दौला और खुद मीर कासिम जो कि उस समय बंगाल का नवाब थे, तीनों मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है बक्सर के युद्ध में। बक्सर के बाद रेवेन्यू राइट्स मिल जाता है, जैसे हम लोग दीवानी दीवानी मतलब रेवेन्यू राइट्स की बात हो रही है यहाँ पर। रेवेन्यू राइट्स मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, और बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। तो आज उस समय जो बंगाल था, उस समय बंगाल में वेस्ट बंगाल का रीजन भी आता था, असम का रीजन आता था, मिजोरम त्रिपुरा का रीजन आता था, बांग्लादेश का रीजन आता था। तो इतना बड़ा बंगाल था उस टाइम पर। ठीक है, आज डिवाइड हो गया, अलग अलग हो गया है। और बिहार के उस टाइम पर बिहार और झारखंड वगैरह का हिस्सा सब आता था। उड़ीसा का पूरा रीजन आता था, छत्तीसगढ़ के कुछ रीजन आते थे। तो ऑल इन ऑल पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया कब्जे में था। ठीक है, अब जब तक ये टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट नहीं होगा, जब तक इन लोगों ने जमीनें नहीं जीत ली, है ना, तब तक तो ये सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थे। हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ रहे हैं। तो टिल 1757 ये लोग सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थे। इनका काम था वहां से सामान लाना, यहाँ पे सामान की अदला बदली करना, बेचना। वो लोग अपना गोल्ड वगैरह लाते थे, सिल्वर वगैरह लाते थे, और यहाँ पे सामान खरीदते थे। इंडिया से कॉटन, सिल्क, जूट और खाने पीने के स्पाइसेस, अनाज अनाज वगैरह बहुत कम थे उधर। ब्रिटेन में उस टाइम पे उतना प्रोडक्शन नहीं था, भारत में था, मुगल्स के अंदर। और कॉटन, टेक्सटाइल और जूट और सिल्क के कपड़े, मसाले, ये सब ले जाकर के उधर बेचते थे इंग्लैंड में। तो सिर्फ खरीदना बेचना इनका काम होता था, सिर्फ व्यापारी थे ये लोग बस। तो किसी को कोई आपत्ति भी नहीं थी। कहने का मतलब मुगल्स को कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि उनका भी सामान बिक रहा है बाहर जा करके, तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो
इसलिए उनको फैक्ट्री वैक्ट्री लगाने की परमिशन भी मिल गई थी। क्यों? क्योंकि पहले वो हार्मलेस लग रहे थे कि ये तो सिर्फ ट्रेड ही कर रहे हैं, अपना सामान खरीद के जाके ब्रिटेन में बेच रहे हैं। ब्रिटेन में बेचने पे उनको बड़ा फायदा मिलता था, बहुत सारे प्रॉफिट मिलते थे। और ऐसा टाइम आया, धीरे धीरे वहाँ का फैशन बदल गया, और ब्रिटेन के जो लोग हैं वो इंडिया के कॉटन के कपड़े पहनने लगे। ठीक है। और बहुत सारे राइटर्स ने नॉवेल्स में अपने लिखा। ठीक है। और बहुत सारे जर्नलिस्ट ने लिखा कि हमारे घरों में इंडिया का कॉटन घुसा हुआ है, हमारे पर्दों में इंडिया का कॉटन घुसा हुआ है, और हमारी सड़कों पे इंडिया का कॉटन घूम रहा है, क्योंकि सब इंडिया का कॉटन कपड़ा पहनने लगे थे। काफी पॉपुलर हो गया था। ठीक है। तो सिर्फ इनका काम था खरीदना बेचना, यहाँ से खरीद के उधर बेच देते थे ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। तो 1757 तक सिर्फ इतना काम करते थे ये लोग। उसके बाद अब ब्रिटेन के जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, अब देखिए यहाँ से सामान उठा करके ले जा रहे हैं, ब्रिटेन में बेच रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन के जो ट्रेडर हैं, ब्रिटेन के जो मैन्युफैक्चरर हैं, ब्रिटेन जो सामान बनाने वाले हैं, उनको दिक्कत होने लगी, क्योंकि वहाँ भारत का सामान बिक रहा है, भारत का सामान बिक रहा है, तो उनको नुकसान हो रहा है। ठीक है। उन लोगों ने ऑब्जेक्शन खड़ा कर दिया, और ईस्ट इंडिया के पास मोनोपोली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली थी पूरे के पूरे ईस्ट इंडीज में, पूरे के पूरे इंडिया चाइना में, हर जगह पर, म्यांमार में। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती थी, और कोई ट्रेड ही नहीं कर सकता था। तो वहां के जो लोकल व्यापारी थे ब्रिटेन के, उनको होने लगा नुकसान। ठीक है। उन्होंने सवाल खड़ा किया, ऑब्जेक्शन खड़ा किया, और उन्होंने कहा कि मोनोपोली हटाइए, हम भी ट्रेड करें, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स को तो नुकसान हो रहा है, इंडिया का ही सामान भरा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर्स को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, वहां पर गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट प्रेशर में आई। उसके बाद धीरे धीरे करके 1813 में एक नियम लाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को खत्म करने के लिए। एक अधिकार था कि सिर्फ वही ट्रेड कर सकता है। 1813 में चाय और चाइना को छोड़ करके बाकी सब मोनोपोली खत्म कर दी गई। ठीक है। 1833 में पूरा का पूरा मोनोपोली खत्म कर दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी की। है ना। धीरे धीरे उसको रेगुलेट करने किया जाने लगा। रेगुलेट का मतलब है धीरे धीरे उसके एक्टिविटीज पे नियंत्रण रखा जाने लगा। हम्म। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर बड़ा अपोजिशन कंपनी का। क्योंकि वहां के जो लोग थे, उनका कहना था कि पहली बात तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं करप्ट पूरे के पूरे। है ना। करप्शन है इनके अंदर, और करप्ट थे भी। वो लोग अपना फायदा पहुंचाते थे, अपना प्रॉफिट करवाते थे, मोनोपोली के नाम पे पूरा कंट्रोल करके रखा था, किसी को घुसने नहीं देते थे। करप्शन करते थे जमींदारों से, और जो मर्चेंट्स हैं, राजा से, राजा वगैरह से काफी गिफ्ट लेते थे, बढ़िया बढ़िया गिफ्ट, पैसों का गिफ्ट, जमीनों का गिफ्ट। एकदम करप्शन होता है, ऐसे घूसखोरी होती है, एकदम घूसखोरी वाला काम था। ठीक है। तो घूसखोरी भी इन्हीं की देन है, जो ब्यूरोक्रेसी में हमारी आज घूसखोरी, जो हमारे शासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में घूसखोरी है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से चली आ रही है। ठीक है। तो शुरू तक, तब तक इनका फ्री ट्रेड था, बाद में जाकर के वहां के, अब ये टाइम था 1800 के आसपास तक का। 1800 के बाद से लगा बहुत तेजी से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था इंग्लैंड में। सबसे पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था इंग्लैंड में। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या है? जब इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हो गई थी, और जो मोड ऑफ प्रोडक्शन था, यानी जो पैदा करने का तरीका था, जो सामान बनाने का तरीका था, वो हाथ से हट करके, मैनुअल से हट करके इंडस्ट्रियल हो गया था। ठीक है। अब इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन होने लगा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने बड़ा ही अपोजिशन और विरोध जताना शुरू कर दिया कि हमारा सामान तो इंडिया में बिक नहीं पाता, और इंडिया का सामान यहाँ भरा रहता है, हम क्या बेचें। क्योंकि इंडिया का सामान अच्छी क्वालिटी का सस्ता होता था, और ब्रिटेन का सामान उसके सामने उसका मुकाबला नहीं कर पाता था, टिक नहीं पाता था। ठीक है। तो वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वहाँ के जो कारोबारी हैं, उनको नुकसान पहुंचने लगा। है ना।
तो उन्होंने विरोध जताया। और उस टाइम पर जो कुछ इकोनॉमिस्ट आए थे, उन्होंने अपनी अपनी नई नई थियरी दी। उस टाइम के इकोनॉमिस्ट थे जैसे एडम स्मिथ हो गए, डेविड रिकार्डो हो गए। एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने फ्री ट्रेड की बात कर दी, लैजस फेयर से कहा जाता है, लैसेस फेयर हम लिख लेंगे। उन्होंने कहा कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, सबको बराबर का मौका। मतलब हम यहाँ पे कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं। तो कैपिटलिस्ट फ्री ट्रेड की बात की, सबको बराबर मौके की बात की। आवाज मेरी आ रही है? इंटरनेट का इश्यू हो रहा है, रुको एक मिनट, एक मिनट देना मुझे। आवाज आ रही मेरी? ठीक क्लियर है? ठीक है। तो फ्री ट्रेड की सोसाइटी बन गई थी। कुछ इकोनॉमिस्ट आए थे, जैसे एडम स्मिथ आया था, डेविड रिकार्डो आया था। उन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भैया फ्री ट्रेड होना चाहिए, बराबरी का मौका। कैपिटलिज्म की बात की। कैपिटलिज्म क्या कहता है? यही कहता है ना कि एक मार्केट है, और मार्केट में सबको बराबर का हक है, फ्री ट्रेड का मौका है, जाओ अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार जाकर फ्री ट्रेड करो। ये कैपिटलिज्म होता है। और इसके सबसे बड़े प्रोपोनेंट क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थ्योरी देने वाले एडम एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो। तो लोगों में फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट फैल गया। पहली बात तो वहां जो लोकल मैन्युफैक्चरर थे, जो वहां के व्यापारी थे, उनके सामान को नुकसान पहुंच रहा था। क्यों? क्योंकि उनके सामान के सामने भारत का सामान बिक जाता था, उनका बिकता ही नहीं था। उन्होंने अपोजिशन करना शुरू कर दिया। फ्री ट्रेड की बात आई और डिमांड उठनी शुरू हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में काफी बातें फैला दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भर भर के गाली लिखी जाती थी वहाँ के न्यूज़पेपर्स में और वहाँ के आर्टिकल्स में, मैगजीन्स में। वहाँ के जो राइटर्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को एकदम करप्ट ही बता देते थे। वो एक्चुअली में ऐसे थे, ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती कर रहे थे आउट ऑफ हेट्रेड या कंपटीशन के लिए कर रहे थे। दे वर एक्चुअली लाइक दैट। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले मतलब वही है, घूसखोरी करना और करप्शन करना, पूरी तरह से कंट्रोल रखना, किसी को अंदर ना आने देना, मोनोपोली रखना। तो मोनोपोली पे सवाल उठना शुरू हो गए। फिर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली कम करी जाने लगी, हटाई जाने लगी। तो वहां की ब्रिटिश सरकार ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने की जरूरत है, रेगुलेट करने की जरूरत है। इसलिए पहला कानून आया था 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन उससे कुछ खास हुआ नहीं। फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, एक दूसरा कानून आया था। मैं बस ऐसे बता दे रहा हूँ। फिर हर 20-20 साल में कानून आता गया, चार्टर जिसे कहते हैं, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सके। तो फाइनली 1813 में ईस्ट इंडिया की मोनोपोली एकाधिकार को कम किया गया। केवल चाय और चाइना में, टी और चाइना को छोड़ करके बाकी सारा एकाधिकार कम कर दिया गया। फिर 1833 में फाइनली पूरा का पूरा एकाधिकार कम कर दिया गया, पूरी की पूरी मोनोपोली हटा दी गई। फ्री ट्रेड हो गया। मतलब अब जो ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वहां के मैन्युफैक्चरर हैं, वो अपना सामान भारत में आके बेच सकते हैं। इससे पहले नहीं था, है ना। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी। तो उसी मोनोपोली पे सवाल खड़े हो रहे थे और चल रहा था। फिर पहले तो ट्रेड का था। देखो 3 फेज आए बता, 3 फेज में मैं क्या बता रहा हूँ। पहला फेज था सिर्फ और सिर्फ ट्रेड, मतलब गिव एंड टेक, सेल एंड बाय, सिर्फ बेचना खरीदना, शुरू शुरू में। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मैंने बताया, कोलोनिज्म करना शुरू किया। कोलोनिज्म, उसके बाद आता है इंपीरियलिज्म। कोलोनिज्म में जमीन हम जीतेंगे, जमीन कैप्चर करेंगे, कॉलोनी बनाएंगे, उसके बाद उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू करेंगे। तो कोलोनिज्म आएगा, फिर इंपीरियलिज्म आएगा।
तो ब्रिटेन ने पहले कोलोनिज्म करना शुरू किया, फिर इंपीरियलिज्म। पहले तो वो सिर्फ और सिर्फ खरीदना बेचना कर काम करते थे। 1757 और 1764 में युद्ध जीतने के बाद जब उन्होंने पूरी की पूरी जमीन, आधा ईस्ट इंडिया मुगल एम्पायर को हराया, ठीक है, तब उन्होंने कोलोनिज्म करना स्टार्ट किया। और उनका सिर्फ एक मकसद था, सिर्फ एक मकसद, अपने प्रॉफिट को किसी भी तरह मैक्सिमाइज करना। जितना प्रॉफिट हो सकता है ले लेना, जितना हम खींच सकते हैं किसानों से हम खींच लेंगे, जितना हम लूट सकते हैं उतना लूट लेंगे, बस। उसके बाद आता है फ्री ट्रेड, क्योंकि उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया इंग्लैंड में। अब वहां के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमें मार्केट चाहिए, इंडिया में हमें सामान बेचने को नहीं मिलता, ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली करके बैठी है, और हमारा सामान ब्रिटेन में नहीं बिक रहा है। क्यों? क्योंकि भारत का सामान आ जाता है यहाँ पर। तो दो चीज हुई, पहले तो मोनोपोली खत्म की गई, और वहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो व्यापारी थे, उनका सामान भारत में बिकने लगा। और दूसरा, भारत का सामान जो ब्रिटेन जाता था उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया गया। क्यों लगाया गया? ताकि वो सामान महंगा हो जाए और कोई खरीदे ना उसको। अक्सर देश क्या करते हैं, बाहर से आने वाले सामानों पे, इंपोर्ट्स पर हैवी टैक्स, ड्यूटी, हैवी सेस लगा देते हैं, ताकि उनका सामान महंगा हो जाए और देश में ना बिके। इससे हमारे जो लोकल एक्सपोर्टर्स हैं और लोकल जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो लोकल आदमी हैं, जो इंडिया के ही लोग हैं, उनका फायदा हो, वो बच जाएंगे। एक तरह से प्रोटेक्शन मिल जाएगा उनको, क्योंकि हमारी जनता है। कुछ भी हो जाए हम बाहर की जनता का साथ तो देंगे नहीं, हम अपनी जनता का साथ देंगे। तो हर देश करता है, ब्रिटेन ने भी यही किया। इंडिया के सामान जो भारत भारत से जाकर ब्रिटेन में जा रहा था, बहुत ज्यादा टैक्स लगाया, बहुत ज्यादा, 400% टैक्स। अगर 10 रुपए में सामान भारत में बना है तो वो ब्रिटेन जाते जाते 40 रुपए का हो जाता था। क्यों बढ़वा रहे थे दाम? टैक्स लगा लगा, ताकि ब्रिटेन वाले खरीदे ना। ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमारी जो इंडस्ट्री थी उसको तोड़ा। पहली बात तो वहां इंडिया का सामान रुकने से, मतलब अंदर घुसने से मना कर दिया, या मान लो बहुत हाई टैक्स लगा दिया, ताकि तो लोग खरीदने से बाज आ जाएं कि भैया बहुत महंगा खरीदेंगे नहीं। 400% टैक्स लगा रहे हैं। 400%, सोचिए। आप यहाँ 10 रुपए का सामान बेचते हो, पता चला ब्रिटेन में 40 रुपए का बिच रहा है और कोई खरीद ही नहीं रहा है। ये काम ये किया इंडिया के प्रोडक्ट्स को खत्म करने के लिए। दूसरा काम ये किया कि यहाँ पर जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट थे, भारत के जो आर्टिजन्स थे, भारत की जो इंडस्ट्री थी, उसको खत्म किया। क्योंकि यहाँ का सामान अगर लोकली इंडिया में बिक रहा है ना, तो ब्रिटेन का सामान कोई खरीदेगा नहीं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ब्रिटेन से सामान आ रहा है, वो इंडिया में बिकना चाहिए। और इंडिया में बिकने के लिए इंडिया के जो लोकल ट्रेडर्स हैं, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट या लोकल मशीन्स हैं, लोकल इंडस्ट्री की बात करें, उसको खत्म करना पड़ेगा, वरना कंपटीशन हो जाएगा। और सबको पता है कि ब्रिटेन का सामान इंडिया के सामान के आगे टिक नहीं सकता। क्वालिटी बहुत ज्यादा है, पैसे कम लगते थे उसमें, है ना। लेकिन मशीन आने के बाद, टेक्नोलॉजी आने के बाद, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद ब्रिटेन का सामान भी सस्ता हो गया। क्योंकि आपको पता है जो हाथ से सामान बनाया जाता है वो महंगा होता है, और जो फैक्ट्री से बनाया जाता है वो सस्ता होता है। इसलिए खादी वगैरह महंगी बिकती है, और अगर हम चाइना का माल खरीद लिए तो इतना सस्ता सस्ता मिलता है। क्योंकि बहुत बल्क में बनाया जाएगा तो सस्ता ही हो जाता है वो। तो यहाँ के इंडस्ट्री को तोड़ा गया, वहाँ की इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया, भारत के सामान को, एक्सपोर्ट को हाईली टैक्स कर दिया गया, ताकि कोई खरीदे ना सामान। और हमारे यहाँ इंडस्ट्री भी डेवलप नहीं होने दी गई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम था बच्चा, सारे देश फायदा उठा रहे थे। 1800 के बाद ब्रिटेन ने फायदा उठाया, फ्रांस ने फायदा उठाया, जर्मनी ने फायदा उठाया, यूएस, अमेरिका, सब जगह फायदा पहुंच रहा था, भारत में फायदा नहीं पहुंच रहा था। क्योंकि भारत में ब्रिटेन ने इंडस्ट्री बनने नहीं दी। इंडस्ट्री बन जाती तो भारत में सामान बनने लगता, और भारत का सामान फिर बाहर, ब्रिटेन का सामान कैसे बिकता अगर भारत का सामान बनने लगता तो।
हमारे इंडस्ट्री बनने नहीं दी गई। और हमको सिर्फ एक तो ब्रिटेन के आने से पहले हम एक्सपोर्टिंग कंट्री हुआ करते थे, वी वर द एक्सपोर्टर्स। इंडिया का सामान हर जगह बिक रहा है, इस लेवल का एक्सपोर्टर, इस लेवल का पॉपुलर सामान कि ब्रिटेन की पूरी सोसाइटी भारत के कॉटन पहनने लग गई थी और भारत का सामान इस्तेमाल करने लग गई थी, है ना। उसको बदल करके ब्रिटेन ने इंपोर्टर बना दिया। अब हमारे यहाँ कुछ मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा था। हम लोग सिर्फ दो काम के लिए रह गए थे। पहला काम, रॉ मटेरियल्स हमको भेजना है ब्रिटेन, या ब्रिटेन ने जहां जहां फैक्ट्री बना रखी है, कॉलोनी बना रखी है, चाहे अफ्रीका में हो चाहे अमेरिका में हो, वहां वहां हमको रॉ मटेरियल भेजना है बस। रॉ मटेरियल मतलब कॉटन रॉ और सिल्क रॉ सब जाएगा वहां बन के प्रोडक्ट वापस से भारत में आएगा बिकने के लिए। तो पहला काम, हम रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर रह गए थे, और दूसरा हम मार्केट बन गए थे ब्रिटेन का। हम लोग खुद कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारी इंडस्ट्री खराब कर दी गई थी, हमारी इंडस्ट्री डेवलप नहीं होने दी गई थी, फोर्स से या पैसे से जैसे भी किया गया। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपना रॉ मटेरियल भेज देते थे और हम दूसरे का सामान खरीदते थे, ठीक है। और हम लोग लेबर प्रोवाइड कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे। कितने सारे लोगों को मजदूर बना बना करके भेजा गया। जो श्रीलंका में तमिल्स रहते हैं ना, वो इंडिया के तमिलनाडु रीजन से ही गए थे, मद्रास के रीजन से ही गए थे श्रीलंका में रहने के लिए। किसने भेजा था? ब्रिटेन ने भेजा था। क्या करने के लिए? वहां पे प्लांटेशन, जो क्रॉप्स होती हैं उस पे काम करने के लिए, चाय वगैरह के बागानों में काम करने के लिए, है ना। इंडिया से यूरोप भेजे गए, इंडिया से अमेरिका भेजे गए बहुत सारे मजदूर। तो बस हम यही तीन काम आते थे, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करना, मार्केट बन गए थे कि दूसरा सामान आके बेचे हमारे यहाँ, और तीसरा मजदूर सप्लाई करते थे। तो यही स्थिति थी हमारी। आज आप देखते हो हम इतने गरीब अभी भी हैं, 76 70 साल हो रहे हैं हमको आजाद हुए, फिर भी वी आर स्टिल वेरी पुअर। गरीबी दिखती है, हर जगह दिखती है। हम ही लोग गरीब हैं यार, हम लोग क्या अमीर है? लोअर मिडिल इनकम में आते हैं। $3000 पर कैपिटा इनकम, 3000 भी नहीं है, 2005, 2500, $2600 के आसपास है। क्यों? क्योंकि हमको इस रेस में ना दौड़ने नहीं दिया गया, हमको भगा दिया गया रेस, हमको रोक दिया गया, ठीक है, इन्हीं सब चीजों के कारण। तो इकोनॉमिक पॉलिसी यही रही कि ब्रिटेन हमेशा अपना फायदा उठाता रहा और इंडिया को नुकसान पहुंचाता रहा बहुत तरीके से। हम्म तो इसको लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, 5 6 मिनट लिख लेते हैं पहले, फिर हम आगे बात करते हैं रेवेन्यू सेटलमेंट के बारे में, ठीक है। समझ में आया? अभी तक कुछ समझ में आ रहा है जो बता रहा हूँ? ठीक है। इसको इसको समझने के लिए इतना ही जान लेना काफी है, बस इससे ज्यादा जानना जरूरी नहीं है इकोनॉमिक पॉलिसी। इसको और भी डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना समझ में आ ही गया है कि रिटेन कर क्या रहा था भारत, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यों विरोध हो रहा था, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली हटा दी गई, फिर फ्री ट्रेड आया। फ्री ट्रेड क्यों लाया गया था? क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, अब वहां के लोग सामान बेचना चाहते थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाना जरूरी था, वरना सामान नहीं बिकता। और वहां का सामान अगर बिकना है तो भारत के सामान को रोकना होगा, वरना कंपटीशन आ जाएगा। बड़ी सिंपल गणित थी। सिंपल गणित क्या, भारत को रोकना है, अपने आप को बढ़ाना है, वही किया गया। जमीन जीत चुके थे, 70% भारत कंट्रोल कर रहे थे डायरेक्टली, अब उनके लिए करना मुश्किल नहीं था, बड़े आसानी से उन्होंने ऐसा कर दिया। मार्केट्स को कंट्रोल किया, हमारे जो लोकल फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज से उन्हें खत्म किया गया। हम लोग सिर्फ रॉ मटेरियल देने के काम आते थे बस, और लगान भरने के काम आते थे।
लगान भरने के काम जमींदार के थ्रू, परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू। लिख लेते हैं, इतना इतना पड़ा है। So, economic policies of British in India. तो पहला फेज लिखते हैं, फेज 1। फेज 1 चलेगा 1600 से लेकर के 1757 तक, ठीक है। अर्लियर, ईस्ट इंडिया कंपनी was just a trading company. Whose objective was to purchase goods from India and sell it in British markets. This trade was really profitable for them. And soon, British society turned into a user of Indian cotton and silk. इंडियन कॉटन एंड सिल्क, भारत का कॉटन और सिल्क बिकने लगा था। और हर जगह पे बहुत सारे राइटर्स ने ये लिखा कि हमारे जो बिस्तर हैं वो कॉटन बस से बने हैं, जो कि इंडिया से आया है। हमारे पर्दे कॉटन से बने हैं, हमारे कपड़े इंडिया वाले कॉटन और सिल्क से बन के आ रहे हैं। तो इंडिया ने पेनिट्रेट कर दिया था पूरी तरह से, और प्रॉफिटेबल था, बहुत सारा रिटर्न मिलता था उनको इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। और ये वो टाइम था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ये सोच भी नहीं रही थी कि हमको कुछ कैप्चर वैप्चर करना है, टेरिटरी वगैरह कैप्चर करना है, सिर्फ ट्रेड ही कर रहा था बस। और इस टाइम पे एक और चीज थी, मुगल एम्पायर था। मुगल एम्पायर अपने स्ट्रॉन्ग पीरियड में था, तो बिल्कुल भी आसान था नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मुगल्स को हरा करके खुद कैप्चर कर लेना, क्योंकि मुगल उस समय स्ट्रांग हुआ करते थे इस 1600 से 1700 तक के पीरियड में। अब मुगल्स के अलावा मराठास भी काफी मजबूत हुआ करते थे, तो मुगल और मराठाओं को हरा करके रूल कर पाना आसान नहीं था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ इतना करती थी, सामान खरीद के ब्रिटेन में बेच देती थी और प्रॉफिट कमाती थी बस। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड ईस्ट इंडिया कंपनी was not trying to capture any Indian territory. Also, Mughal
empire was strong in India. Mughal empire was strong in India. And it was almost impossible for East India Company. It was almost impossible for East India Company to rule. ठीक है. फेज सेकंड शुरू होता है उसी के बाद 1757 से 1833 तक. 1757 से 1833 तक. ठीक है. इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल जीता, बिहार जीता, उड़ीसा जीता, मुगल्स को हराया, मराठाओं को हराया. ठीक है. फिर पंजाब कैप्चर किया, तो आधा से ज्यादा इंडिया कैप्चर किया. और इसी टाइम पीरियड में रेवेन्यू सेटलमेंट भी आया, जो हम इसके बाद पढ़ लेंगे. ठीक है. तो यहाँ तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना काम कर रही थी, और उसका एक ही मकसद होता था, एक ही काम होता था कि मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, जितना हो सके उतना प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है. अब उसके लिए किसानों को जितना नोचना खसोटना पड़े, जितना लूटना पड़े, इट वाज नॉट अ प्रॉब्लम. भैया हमको करना है तो करना है. और ठीक है, हम सेटलमेंट पढ़ेंगे तो उसमें जान लेंगे. और फिलहाल लिखिए अभी. हाँ. तो 1757 तक मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर चुका था, ताकत कमजोर हो गई थी. मुगल एम्पायर बिकेम वीक आफ्टर औरंगजेब. मैंने बताया था औरंगजेब के बाद कोई अच्छा रूलर रहा नहीं, है ना. सब पियक्कड़, अफीमची और नशा करने वाले और बेकार रूलर्स थे, जो मजबूत नहीं रख पाए. मुगल एम्पायर बिकेम वीक आफ्टर औरंगजेब. है ना. ऑल्सो मराठास suffered heavy defeat in 1761. मराठा भी हार गए थे पूरी तरह से अहमद साहब दाली से. उसके बाद वो वापस से ताकतवर नहीं बन पाए. 1761, है ना. तो अब वैक्यूम, अब खाली जगह है, कौन भरेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी भरेगी. सो अ पावर वैक्यूम वॉज क्रिएटेड. अ पावर वैक्यूम वॉज क्रिएटेड which was taken by a power vacuum was created which was taken by ईस्ट इंडिया कंपनी. तो उस वैक्यूम को जगह कौन ले लिया? ईस्ट इंडिया कंपनी ली. अब इस पीरियड में क्या इकोनॉमिक पॉलिसी थी? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर. दे वर लुकिंग टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट. और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स हाईली करप्ट थे, अपना भी फायदा पहुंचाते थे, और ब्रिटेन को ये बातें चुभ रही थी, इस करप्शन है, और वहां के लोगों को चुभ रही थी. लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उनका पूरा का पूरा था. और इसी टाइम पीरियड में सेटलमेंट लाया गया था, रेवेन्यू सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट जिसे कहते हैं. उसके बाद रैयतवारी भी आया था और मालवारी भी आया था, हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे. तो सेटलमेंट में क्या था कि जमींदार के थ्रू टैक्स कलेक्ट करना है, तो जमींदार इनको ला करके रेवेन्यू दे देता था. देखिएगा. ड्यूरिंग दिस पीरियड ईस्ट इंडिया कंपनी took complete benefit of their monopoly. मोनोपोली था ये, तो पूरा फायदा उठा रहे थे. तो complete benefit
of their monopoly and their primary objective was maximization of profit. Was maximization of profit. Was maximization of profits. कैसे? They collected revenue from the peasants through zamindars. They collected revenue from the peasants through zamindars at a very high rate. Very high rate. Very high rate का मतलब समझते हैं? कभी कभी 55% या 60% भी। यानी आपने 100 किलो अनाज उगाया है तो आपको आधे से ज्यादा कंपनी को दे देना होता था। 55%, 60%, सिर्फ 40 बचा आपके पास। उगाया 100, बचा 40, क्यों? 60 ले गई कंपनी। यानी आधा भी नहीं छोड़ते थे, आधे से ज्यादा ही खची घसीट लेते थे। और कंपनी के बाद जो बचता था वो जमींदार का सीट लेता था, क्योंकि जमींदार अपना कमीशन खाता था, वो हम पढ़ेंगे सेटलमेंट में। तो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद और 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद उन्होंने प्लंडर किया। प्लंडर का मतलब समझते हैं? लूट मचा दी पूरी की पूरी। दे प्लंडर्ड बंगाल एंड अवध। सोना, चांदी, रुपया, पैसा जो था सब लूट लिया बंगाल का, अवध का। और उससे क्या कर रहे थे? उससे अपना लोकल एक्सपेंस चला रहे थे। दे प्लंडर्ड बंगाल एंड अवध एंड फ्रॉम दैट मनी, मतलब वही कि मैं तुमसे ही पैसा लेकर के अपना अपना काम करूं, मतलब कि जैसे वसूली होते हैं, वसूली भाई होते हैं। गुंडे लोग जाते हैं मार्केट में, निकलते हैं, कहते हैं हफ्ता दे, हफ्ता दे। हफ्ता क्या है? प्रोडक्शन मनी। किस चीज का प्रोडक्शन? हम हैं, हम तुमको ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ रूल कर रहे हैं, हम तुमको बचा रहे हैं। कोई आएगा नहीं, तुम बचे रहोगे, प्रोडक्शन देना है तुमको, है प्रोडक्शन दो। तो यही था पूरा का पूरा, उन्हीं के पैसे से लेकर के फिर उन्हीं को वापस कर देना। मतलब कि जैसे हमने ईस्ट इंडिया कंपनी ने पीजेंट से पैसा ले लिया, बंगाल की तिजोरी लूट ली, है ना। अब बंगाल की तिजोरी लूट करके ही अवध को मुगल एम्परर को देकर के दीवानी राइट्स खरीद लिए। मैंने बताया था 50 लाख रुपए लिया था सुजाउद्दौला से, अवध के जो नवाब थे, और वही 50 लाख दे दिया मुगल एम्परर को। उनका एक पैसा नहीं लगा और उन्होंने दीवानी राइट खरीद लिया। दीवानी राइट का मतलब कि रेवेन्यू कलेक्शन का राइट हो गया। अब वो उसके बाद 1764 के बाद उन्होंने दीवानी के साथ साथ जमीनें भी हड़प ली और जुडिशरी का राइट भी आ गया था। तो पूरी तरह से कंट्रोल में आ गए थे, पूरा डी फैक्टो रूलर बन गए थे, वहां के राजा ही हो गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। तो दे प्लंडर्ड बंगाल एंड अवध, और इस प्लंडर से वो अपना खर्चा चलाते थे। एंड यूजिंग दिस मनी दे हेल्ड आउट देयर ओन एक्सपेंसेस। खुद का खर्चा उससे चला रहे हैं, हमारे ही पैसे से, और हमारे ही पैसे से उसके बाद हम पे ही रूल कर रहे हैं। इसे हम लोग ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है? कि हमारा पैसा ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करने में जा रहा है, उसके ऑफिसर्स में जा रहा है। हमारा पैसा ब्रिटेन की आर्मी को मेंटेन करने में जा रहा है। हमारा पैसा सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ब्रिटेन के बाहर जा रहा है। वहां के जो लोग हैं, जो इंडिया डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जो इंडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे ही पैसे से उनको सैलरी जा रही है। तो हमारा पैसा ही सब कुछ बार बार बाहर चला जा रहा है। इसी को ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। ड्रेन का मतलब कि बहना,
हमारा जो पैसा है वो बाहर जा रहा है, ब्रिटेन में जा रहा है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी किसको फायदा पहुंचा रही थी? फाइनली ब्रिटिश सरकार को फायदा पहुंचा रही थी। इसी को ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता है, जिसे दादा भाई नौरोजी ने बताया था सबसे पहले। हमारा पैसे से अपना खर्चा उठाना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी इन्होंने आधे से ज्यादा, इन्होंने जो फंडिंग की है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, वो हमारे पैसे से की है। हमको लूट करके अपने यहाँ फैक्ट्रियां बनाई, हमको लूट करके अपने यहाँ प्रोडक्ट्स बनाए। एक हिस्टोरियन है, उसने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली थी। उसने कहा कि जब मैं इंग्लैंड जाता हूँ, वहां पे बिल्डिंग्स को देखता हूँ इतनी बड़ी बड़ी, तो मैं नहीं सोचता कि कितनी अच्छी बिल्डिंग है, वाह कितना अच्छा बनाया। मेरे दिमाग में ये आता है कि किस किसान के पैसे से ये खंबा खड़ा किया गया। जब बिल्डिंग्स देखता हूँ इंग्लैंड की और हॉलैंड की, मतलब, और बाकी स्कॉटलैंड की और वेल्स की, है ना, इतनी बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगें और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑक्सफोर्ड वगैरह, जब मैं देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये ईंट किस किसान को नोच करके बनाई गई, क्योंकि सारा पैसा हमारा ही गया है वहां पर, आधे से ज्यादा, 60-70%। इतना खींचा, इतना लूट लिया। आज हम लोग इसीलिए गरीब हैं इतना। अगर ब्रिटेन ना आया होता तो हमारी, वो तो बस एक इमेजिनेशन की बात है कि ना आया होता तो क्या होता, ऐसा होता वैसा होता, उसका कोई मतलब है नहीं अब। लेकिन हाँ, फिर भी अगर आप सोचना चाहो तो सोचो, अगर ब्रिटेन ना आया होता तो हम कितने अच्छी कंडीशन में होते आज। फिलहाल आज भी हम ब्रिटेन से आगे निकल गए हैं, लेकिन फिर भी बर्बाद कर दिया ब्रिटेन ने। मुगलों के साथ ये बोला जाता है, मुगल्स के ऊपर एक एक्यूजेशन लगाया जाता है, मतलब आरोप, कि देवर फॉरेनर्स। बिल्कुल वो बाहर से आए थे, बिल्कुल वो इस्लामिक थे, बिल्कुल उन्होंने बाहर से आके रूल किया था, लेकिन एक बात थी, मुगलों ने कभी बाहर पैसा नहीं भेजा। कितना भी खराब मुगल रहा हो, कितना भी अच्छा मुगल रहा हो, उन्होंने सारा पैसा भारत में ही लगाया, जो बिल्डिंग बनाई यहीं बनवाई। और मुगल कोर्ट्स ने बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है। शेर शाह सूरी ने जब ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई ढाका से पंजाब तक, तो भारत में बनवाई, अफगानिस्तान में तो बनवाई नहीं। और जो लोग काम करने वाले लगे रहे होंगे, वो भारत के थे, बाहर से तो मजदूर आए नहीं। ताजमहल बनाने वाले सारे मजदूर भारत के थे। और ये मत कह दीजिएगा सर उनका हाथ कटवा दिया गया था, ये पूरी तरह से मिथ है, इसका कोई एविडेंस नहीं है हिस्ट्री में। ये पूरी तरह से मिथ है, कहीं एविडेंस नहीं मिलता, कहीं हिस्ट्री के सोर्स में कहीं नहीं मिलता। ये पता नहीं कौन अफवाह फैला दिया है, वो चली जा रही है बस। ठीक है, तो ये बात है तो। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इट वॉज टोटली फॉरेनर, एक पैसा भारत में नहीं लगाया। भारत में उन्होंने रोड बनवाए, रेलवे बनवाई, लेकिन अपने फायदे के लिए। जो कुछ हैं ब्रिटेन के चमचे, वो कभी कभी कह देते हैं, ब्रिटेन ब्रिटिश ने देखो ना इतना बढ़िया पार्लियामेंट बनवाया, दिल्ली बनवाई, सड़कें रोड रेलवे उनका दिया हुआ है। और पोर्ट टाउन्स, जो हम मॉडर्न टाउन्स पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में मॉडर्न टाउन्स किसकी देन है? ब्रिटेन की देन है, ब्रिटिश सरकार की देन है। मुंबई की बात करें तो वहां पोर्ट बनवाया, कैलकाता, विशाखापट्टनम, मद्रास, चेन्नई, कोचिन, सब जगह डेवलप किया, तो वहां पे पोर्ट्स बनवाए। ठीक है, ये बात सही है, उनकी देन है, लेकिन क्यों किया पता है? भारत की भलाई के लिए किया है क्या? रेलवे क्यों बनवाई? भारत की भलाई के लिए क्या? रेलवे पोर्ट्स उन्होंने इसलिए बनवाए हैं ताकि हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ब्रिटेन भेज सके और उनका सामान भारत में लाके बेच सके। इतना ही अगर वो हमारे वेल विशर थे तो हमको छोड़ के चले जाते, वो ना रहते तो हम अपने वेल विशर खुद कर लेते। और 300 साल से क्या कर रहे हो तुम भारत में? मसाला खरीदने आए थे तुम। आज गांधी जयंती है, तो
गांधी जी और जितने भी मॉडरेट लीडर्स थे शुरू में 1885 के, तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, 1885 और 1900 तक, तो वो लोग सोचते थे कि चलो ब्रिटेन मान जाएगा, मान जाएगा, मान जाएगा। गांधी जी भी 1915 तक, हालांकि ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने लड़ना स्टार्ट कर दिया था, साउथ अफ्रीका में पेटिशन वगैरह डाल के उन्होंने आजाद, मतलब आजादी नहीं, उन्होंने वहां पे जो चल रहा था डिस्क्रिमिनेशन उसको खत्म करवाया था, राइट्स दिलवाए थे कोर्ट कचहरी का चक्कर मार करके। लेकिन एक गुडविल था, गुडविल का मतलब कि ब्रिटेन मान जाएगा, वो डेमोक्रेटिक है अपने घर में, और हालांकि जो भी हो उसने हमको बनाए रखा ये सारी चीजें। वो अपने घर में भी डेमोक्रेटिक नहीं था, डेमोक्रेटिक अपने घर में भी नहीं था, वो पूरा वॉर वॉर चला है वहां पर, दो दो वर्ल्ड वॉर हुए हैं, इंग्लैंड उसमें लड़ा है। डेमोक्रेसी की बात तो ना करें वो। लेकिन बाद में उनका भी मन चेंज हो गया और सारे लीडर्स का चेंज हो गया, है ना। तो वेस्टर्नाइज करना शुरू कर दिया। तो वेस्टर्नाइजेशन का अ, फर्क तो यहाँ भी पड़ा, हम लोग को भी इंग्लिश बोलने शुरू कर दिया, हम लोगों ने भी इंग्लिश कॉलेजेस पढ़े। बहुत सारे हमारे जो लीडर्स थे इंडिपेंडेंट मूवमेंट के, वो ब्रिटेन में जाके उन्होंने अपने पढ़ाई की। गांधी जी खुद ब्रिटिश एजुकेटेड थे, बाहर जाके पढ़ के आए थे, और वो बहुत सारे लीडर्स ने बाहर जाके पढ़ाई की थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस भी इंग्लैंड गए थे, और बाबा भीमराव अम्बेडकर भी इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। तो गुडविल था, लेकिन वो गुडविल खराब हो गई। सबसे बड़ा मेजर सेटबैक गुडविल का इसमें था 1919, 13 अप्रैल 1919, जालियांवाला बाग हत्याकांड। हत्याकांड नहीं था, वो नरसंहार था, इट वॉज मैसेकर। बस खत्म। जब आप 300, 400, 500, उनके डेटा कहता है 300, हमारा डेटा कहता है 1300, 1000 से भी ज्यादा, इतने लोग को आप जिंदा, जिंदा मतलब कोल्ड ब्लडेड, सीधे गोली से उड़ा सकते हो, मार सकते हो, भून सकते हो, है ना। तो आप किस बात के गुडविल, क्या क्या है आपके अंदर, है कौन सा गुडविल में लेके चलो। तो लोगों का मन बदला, फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करने लगे। उसके बाद नेशनल मूवमेंट आगे, हम लोग इतना पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ इकोनॉमिक पॉलिसी देख रहे थे। ठीक है, इसके बाद लिख लेते हैं जल्दी से इसको। तो हमने कहाँ तक लिखा, बंगाल अवध को प्लंडर किया और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इनका मकसद था। अब यही टाइम पीरियड था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, और वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट ने, वहां के जो लोकल ट्रेडर्स ने ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है इंडिया में, हम अपना सामान कहाँ बेचें बताइए। तो पहले मोनोपोली हटाई गई ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसके बाद रॉ मटेरियल भेजा गया इंडिया से ब्रिटेन, इंडिया की इंडस्ट्री खत्म की गई, और इंडिया को मार्केट बना दिया गया। इंडिया सिर्फ इंपोर्ट करता था, एक्सपोर्ट कुछ नहीं करता था इस टाइम में, और इंडिया से मजदूर भेजे जाने लगे बाहर काम करने के लिए, है ना। ये वही टाइम पीरियड था 1833 तक, इसलिए मैंने लिखा है। तो दिस वाज पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। This was period of industrial revolution in England, and the industrialist traders of England, and the industrialist traders of England started demanding for right to trade in Indies, for right to trade इन इंडीज। अब वो भी डिमांड करने लगे, सामान कहाँ बेचेंगे भैया। ठीक है, ईस्ट इंडियाज कंपनीज, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली
was finally abolished, finally पूरी तरह से, in 1833. ठीक है, after that the trade was left open to all. The trade was left open to all. ठीक है, यही कैपिटलिज्म का सिद्धांत कहता है। और उस समय पे जो इकोनॉमिस्ट हुए एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो, उन लोगों में फ्री ट्रेड या लेजर फेयर की बात, है ना। These theories of free trade, these theories of free trade was advanced by, मतलब या put forward by, was put forward by economists like Adam Smith and David Ricardo. इसी को लेजर फेयर कहा जाता था। LAISSEZ FAIRE कि ट्रेडिंग का राइट दो, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली हटा दी गई। अब 1833 के बाद का पीरियड देखते हैं, 1833 से 18 मतलब उसके बाद तक का तीसरा फेज, दो फेज हमने लिख लिया, फेज 1, फेज 2, फेज 3। आफ्टर 1833, 1833 के बाद इंडिया वॉज रिड्यूस्ड टू अ मार्केट of British manufactured products. India was reduced to a market. India को सिर्फ मार्केट बना दिया गया। India was reduced to a market of British manufactured products. Indian products going to Britain were heavily taxed. Indian products going to Britain were heavily taxed, जिसे हम लोग import duty कहते हैं। Going to Britain were heavily taxed as high as 400%, 400% तक का टैक्स लगा देते थे ताकि भारत का सामान ब्रिटेन में ना बिक पाए और हमारी इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। इंडियन लोकल इंडस्ट्री वॉज डिस्ट्रॉयड, क्योंकि बाहर भी नहीं बिक रहा है और मार्केट में भी नहीं बेचने दे रहे हैं, तो क्या होगा फिर, बर्बाद हो जाएगी, खत्म, शटर डाउन, फैक्ट्री बंद। और जो नहीं कर पाए वो जाके खेती में चले गए, खेती में इतना हाई रेवेन्यू कि क्या बताया जाए। सो इंडियन लोकल industries were shut up. एक्सपोर्ट करने नहीं दे रहे हैं, सिर्फ इंपोर्ट करे जा रहे हैं, सामान बिक नहीं रहा है, इंडस्ट्री बंद हो। जैसे ब्रिटेन अपना प्रोडक्ट बेच रहा है भारत में ताकि उसका फायदा हो ज्यादा से ज्यादा। रॉ मटेरियल्स was exported to England from India, were exported to England from India। हम लोग सिर्फ रॉ मटेरियल बेचने वाले लोग बन गए थे बस। रॉ मटेरियल्स एंड चीप लेबर,
ब्रिटेन के मजदूर पैसा लेते थे भैया, भारत के लोग कम ही कर लेते थे, वही काम। वो 1 पाउंड मांगेंगे तो ये 50 सेंटाइन में काम चला लेंगे। चीप लेबर भाई, उनको तो काम ही करना है, अपना पेट पालना है। ब्रिटेन वाले यूनियन बना करके डेमोक्रेसी की मांग करने लगेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे डेमोक्रेसी की मांग करने, ईस्ट इंडिया कंपनी से जो इलेक्शन भी नहीं करवाती, वो डेमोक्रेसी की मांग करेंगे। एक चार्ट बना लीजिए ऐसे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। इधर रहा ब्रिटेन, इधर रहा इंडिया, ठीक है। ब्रिटेन इंडिया को क्या भेज रहा है? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, है ना, अपनी जो फैक्ट्री में बना है सामान इंडिया भेज रहा है। इंडिया ब्रिटेन को क्या भेजता था? रॉ मटेरियल्स और चीप लेबर। बेचता क्या था? भिजवाया जाता था जबरदस्ती, गुलाम बना करके। तुम साला गरीब लोग हम लोग की जूती के नीचे रहे। तो लगान, हम लोग बात करते हैं लगान की। लगान पिक्चर नहीं, रेवेन्यू सेटलमेंट। रेवेन्यू सेटलमेंट में सबसे पहला जो सेटलमेंट आया था, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, यह आया था 1793 में। और इसको लाने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो उस टाइम पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट 1793, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सबसे पहला जो सेटलमेंट आया था, रेवेन्यू सेटलमेंट, लगान का जो तरीका आया था सबसे पहला 1793, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे उसको। हम्म, अब इसमें क्या था, ध्यान दीजिए, 5 मिनट सुन लीजिए बस, इसके बाद आप जा सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट। तो देखो, उसका नाम परमानेंट क्यों है? क्योंकि ये फिक्स कर दिया गया था हमेशा के लिए, कि अगर इतना रेट है तो इतना ही रहना है, इससे ज्यादा, मतलब इससे कम नहीं हो। क्योंकि कंपनी को लगातार एक इनकम का फ्लो चाहिए था, कहने का मतलब कि इट रिक्वायर्ड अ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम, की उसको पैसा लगातार आता रहे, कहीं भी रुके ना। तो वो फ्लैक्चुएशन के साथ डील नहीं कर सकती थी, कि वो उसको फ्लैक्चुएशन चाहिए नहीं था। हमको चाहिए कि लगातार इनकम आती रहे, और लगातार इनकम का मतलब है कि हम फिक्स कर देंगे, इतना है फिक्स। अब किसान की फसल बर्बाद हो जाए, चाहे सूखा पड़े, चाहे बाढ़ आए, उससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। उसको रेवेन्यू चाहिए तो चाहिए। लगभग आधा रेवेन्यू तो किसानी ले लेता, कंपनी ले लेती थी। 100 किलोग्राम अगर उगाया है तो 50 कंपनी ले लेगी, और 10 उठा लेगा कौन? 10-15 जमींदार। तो जिसने उगाया उसके पास कितना बचेगा? 40% या 35%, बस। 35-40% ज्यादा नहीं बचता था किसान के पास। हम्म तो इट वॉज अ वेरी वेरी हाई रेवेन्यू रेट, बहुत ज्यादा हाई था ना। आज के मुकाबले में 10 सोचो, आज टैक्स अगर 5-10% भी बढ़ जाता है ना, तो हा 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 हो जाता है। हाय तौबा मच जाती है जनाब।
सरकार गिराने की बात होने लगती है। डेमोक्रेसी सोच के देखिए, 55% टैक्स इनकम पर, बाप रे, हाईली हाईली बस आज भी नहीं है 55%। तो उस जमाने में जो 55% कितना होता होगा, उस हिसाब से बहुत ज्यादा होता होगा, कि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना प्रोडक्शन होता नहीं था, इतना आज होता है। और उसमें से भी जमींदार का सीट लेता था। तो मुगल टाइम में जो जमींदार था वो ट्रांसफरेबल हुआ करता था, याद करिए। उसको मुगल एम्परर कभी भी ट्रांसफर कर सकता था, एक जगह से दूसरी जगह उठा के फेंक देता था। जब मुगल एम्परर को लगता था कि जमींदार ने इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है जमीन में, अब खतरा है हमारे लिए, अगर ये पावरफुल बन जाएगा तो सरकार को चैलेंज कर देता है, मुगल को चैलेंज कर देता है, या रिबेल वगैरह कर सकता है, क्योंकि जमींदार के पास आर्मी भी होती थी, तो वो ट्रांसफर कर देते थे तुरंत। लेकिन और ओनरशिप नहीं थी, ओनरशिप मुगल थे, ओनरशिप मुगल्स के पास थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओनर बना दिया जमींदार को, कि आपकी जमीन आपकी है, आप ही इसके मालिक हो, हमको रेवेन्यू देना आपकी जिम्मेदारी है, और अगर नहीं दे पाए तो हम आपका जो एस्टेट है, जो आपकी जमीन है, उसको नीलाम कर देंगे, ऑक्शन कर देंगे। यहीं से आपका चैप्टर शुरू होता है। इतनी हमने कहानी पढ़ी, यहाँ तक पहुंचे। हालांकि शुरुआत तो हम यहीं से कर सकते थे, लेकिन फिर भी तब मजा नहीं आता पढ़ाने। तो जमींदार को ओनर बनाया गया, उनसे कहा गया कि हमको आपको रेवेन्यू देना है, इतना रेट फिक्स है, 90% जो रेवेन्यू आप कलेक्ट करेंगे जमींदार साहब, उसका 90% आप हमको दे देंगे, 10% आप अपने पास रखेंगे, वही 10% आपकी कमीशन है। 10/11 कंपनी ले लेती थी, और 1/11 जमींदार, यानी 90% जमीन कंपनी के पास है, और 10% किसके पास है, जमींदार के पास। और अगर आप ज्यादा घसीट सकते हैं तो वो आपका हो जाएगा। यानी इससे मतलब नहीं आपने कितना लिया, हमको 90 चाहिए बस, ठीक है, हमको इतना चाहिए। आप ज्यादा घसीट लेंगे तो आप ज्यादा घसीटे हैं, वो आपका हो जाएगा, उसमें हम आपका हिस्सा नहीं मानेंगे, हम आपसे शेयर नहीं मानेंगे। तो जमींदार यही करता था, जमींदार ज्यादा से ज्यादा घसीटता था जितना हो सके, क्योंकि ज्यादा जो था, ज्यादा वाला पोर्शन वही उसकी इनकम थी, तो चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा हो जाए वो, तो जबरदस्ती वसूली करता था वो, क्योंकि वही उसकी इनकम थी, क्योंकि परमानेंट में कंपनी का फिक्स था। अब जमींदार जितना घसीट ले उसका उतना इनकम हो जाएगी, तो जमींदार चाहता था ज्यादा से ज्यादा घसीट ले, एक्सट्रैक्ट कर ले। और जमींदार इसीलिए एक्सप्लॉइटर्स की तरह देखे जाने लगे। इससे पहले मुगल्स के टाइम पर जमींदार एक रिस्पेक्टेड अथॉरिटी हुआ करते थे, इज्जत थी, और किसान उनको माई बाप मानते थे। लेकिन अब ये शोषक के तौर पे, एक्सप्लॉइटर के तौर पे देखे जाने लगे, क्योंकि अपना प्रॉफिट बनवाने के लिए, इनको अपना कमीशन बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा खींच लेते थे। और भारत का एग्रीकल्चर आपको पता ही कैसा था, प्रोडक्टिव था नहीं, लगातार खेती 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 खेती, प्रॉफिट प्रॉफिट कंपनी करती रहती थी। प्रोडक्टिविटी गिर गई, ड्राउट फ्लड्स आते रहते थे, भारत ट्रॉपिकल देश है, कभी एल नीनो बन गया, बारिश हुई नहीं, कभी सूखा पड़ गया, कभी बाढ़ आ गई, फसल खराब हो गई, मालिक आपकी लगान नहीं दे पाएंगे। और मालिक कह रही है 3 गुना लगान तो देना पड़ेगा भैया, उससे बिना काम नहीं चलेगा। और जमींदार कहता था कि तुम 3 गुना दोगे, हम 3.5 गुना आपसे लेंगे, क्योंकि आधा हमारा है। तो पूरी तरह से एक्सप्लॉइटेड हो गए थे जो भारत के पीसन्स हैं। ये था परमानेंट सेटलमेंट। क्या हुआ परमानेंट सेटलमेंट में, रेट फिक्स कर दिया गया, 90% कंपनी का, और बाकी जो बचा वो जमींदार का। जमींदार पीजेंट से ले रहा है, और जमींदार वापस कंपनी को दे रहा है। परमानेंट सेटलमेंट में परमानेंट कर दिया गया, क्यों परमानेंट कर दिया गया, ताकि कंपनी को लगातार पैसा आता रहे, क्योंकि कंपनी अपना ट्रेड बढ़ाना चाहती थी। और उसी पैसे से जो रेवेन्यू आ रहा था, उसने ड्रेन ऑफ वेल्थ किया, बाहर पैसा भेजा, अपने ऑफिसर्स को सपोर्ट किया, अपना खर्चा उठाया, हमारे पैसे से अपना खर्चा उठाया, बाहर भी भेज दिया। उसी को हम लोग ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं, क्योंकि भारत का पैसा बाहर जा रहा था। मुगल्स भले ही फॉरेनर्स थे, बट वो बाहर नहीं भेजते थे, सारा पैसा भारत में ही रहता था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से फॉरेनर थी, क्योंकि सारा पैसा वो बाहर जा रहा था, इंडिया के लिए बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं होता था, ना इंडिया में इंडस्ट्री लगाई गई, ना इंडिया की एग्रीकल्चर के लिए कुछ किया गया। रोड, रेल और ट्रांसपोर्ट, पोर्ट बनाए गए, ताकि
ब्रिटेन का सामान भारत में बिक सके और भारत का रॉ मटेरियल ब्रिटेन जा सके, बस। इसके अलावा और कोई पर्पस नहीं था ब्रिटेन का बनाने का। ठीक है। अब जमींदार अगर रेवेन्यू नहीं दे पाया, एक सनसेट क्लॉज था। सनसेट का मतलब है कि जैसे मान लो आज 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर की शाम 7 बजे सनसेट होना है। 7 बजे से पहले अगर जमींदार ने लगान नहीं भरा, तो जमींदार की जो जमीन है वो बेच के हम लगान वसूल करेंगे। इसीलिए ऑक्शन कराया जाता था, और उसी ऑक्शन से शुरू होता है आपका चैप्टर। चैप्टर पढ़ेंगे तो उसी ऑक्शन से शुरू हो रहा है। ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी। बस।